हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो लीजिए फिर से एक बार आपका स्वागत है जी हमारी पीवाई के सीरीज में फॉर अपकमिंग डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन। और आज इस सीरीज में कुछ और नए सवाल होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो पहले डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स में पूछे जा चुके हैं और आपको इस एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नया सीरीज पसंद आ रहा है तो ये बात हम तक पहुंचाने का केवल एक ही तरीका है जी, वो है इस वीडियो को लाइक करके। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें पता लग जाएगा कि अभी कितनी मेहनत अभी हमें और करनी है, कितना आप लोगों के लिए और काम करना है इस सीरीज के अंदर। तो आइए फटाफट से अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो अलग अलग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, प्रीव्यू करके कोर्सेज को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Which of the following is prepared for distribution of profits among the partners? तो जब भी हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के लिए। और जो भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल कर आता है आप उसे डालते हैं एक नए खाते में विच इज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस खाते से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो पार्टनर्स के बीच में अप्रोप्रिएट कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। Which of the following is an example of cash flow from investing activity? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बेसिकली जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, प्लांट मशीनरी में पैसा लगाया या फिर उनको बेचकर जो पैसा आपको मिला वो आएगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन कैश, इट इज ऑपरेटिंग। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तो इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ शेयर्स इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो क्लियरली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बनेगा। Which statement from the following is false? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, आपसे पूछ रहे हैं। A private company does not issue prospectus। तो प्राइवेट कंपनी ने देखो लोगों से शेयर्स तो लोगों से पैसा तो नहीं लेना शेयर्स इशू करके, तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी। तो ये तो सही लग रही है। ड्यूरिंग द कॉल्स इन एडवांस द बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो अगर आपको कॉल्स एडवांस में मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एक लायबिलिटी बन गई और इसे आप क्रेडिट कर देंगे। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड ऑन इक्विटी शेयर, अरे ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि इक्विटी का डिविडेंड तो फ्लक्चुएट करता रहता है। लम सम अमाउंट कैन बी रिसीव्ड ऑन शेयर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। सो क्लियरली फॉल्स जो हमारा स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 3 है। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। चलिए, एक असर्शन और एक रीजन आपको दे रखा है। असर्शन दिया हुआ है कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। रीजन दिया हुआ है कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो देखो कैपिटल जो है हम उसे लायबिलिटी मानते हैं। क्यों मानते हैं लायबिलिटी? क्योंकि हम फॉलो करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको कहते हैं कि बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाले दोनों अलग अलग हैं। तो मालिक जो बिजनेस में पैसा डाल रहा है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है बट रीजन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि ये कंसेप्ट आपका गलत मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। A, B, and C share profits and losses in the ratio of 3:2:1. What will be the new profit sharing ratio of A and C if B retires from the business? तो पहले A, B, C 3:2:1 की रेशो में कर रहे थे। तो अभी B रिटायर हो रहा है जी, B को हटा दीजिए, A और C बचे। वो 3:1 का जो रेशो है प्यारे दोस्तों, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, फॉलो करेंगे। जो पुराना रेशो था उसे ही कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है हमारे पास, विच मीडिया इज वेरी इफेक्टिव फॉर एडवर्टाइजमेंट बट इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीडियम। तो कौन सा मीडिया ऐसे है जो बहुत इफेक्टिव है बट खर्चा बहुत ज्यादा करवा देता है? रेडियो, टेलीविजन, होर्डिंग या फिर एग्जीबिशन। देखो जो हमारे टेलीविजन रहते हैं वो वैसे तो बहुत इफेक्टिव है बट टेलीविजन पे जब आप एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो खर्चा भी काफी हो जाता है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। When marketing practices are condemned for listening rivalry, क्या आप मार्केटिंग करते हो तो आपके राइवल्स को आप कहीं ना कहीं काम करते हो, खत्म करते हो।
The analysis falls under which general space of social marketing issues? Marketing impact on the company, marketing impact on the individual, marketing impact on the society as a whole, marketing impact on the other business. तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पे एनालिसिस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जो आपके राइवलरी को लेस कर सकती है, यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भगा सकती है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं उनकी एनालिसिस किस दायरे में आएगी, कौन सी कैटेगरी में आएगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली द इंपैक्ट ऑफ मार्केटिंग ऑन दी अदर बिजनेस या फिर कॉम्पिटिटर बिजनेसेस। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। This type of interview helps the interviewer in appraising certain skills of the candidates like initiative and interpersonal skills. Which interview is being talked about? पैनल इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू या फिर फोन इंटरव्यू? देखो जी, अगर हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की, तो उसमें आपको पता लगता है जी, उसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स होंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आपके कैंडिडेट दूसरे पर्सन्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं या नहीं लेते, वो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में बिलीव करते हैं या नहीं करते। तो दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू, जिसे जीडी भी बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे होगा। Which of the following statements is false? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट्स टाइम एंड प्लेस यूटिलिटीज इन प्रोडक्ट। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को जो है राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंचा सकते हो, बिल्कुल सही है। टोटल कॉस्ट अप्रोच envisages the use of total cost while choosing the alternative course of action in respect of physical distribution। तो यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं और उनको आप इवेल्युएट करेंगे। उनके लिए एक अप्रोच है टोटल कॉस्ट अप्रोच, और इस अप्रोच के अंदर आप देखेंगे कि हर एक ऑल्टरनेटिव की क्या टोटल कॉस्ट आपको देखने को मिल रही है। इन टोटल कॉस्ट अप्रोच ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट इज कंसीडर्ड इन आइसोलेशन। तो टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर आप हर एक आइटम की कॉस्ट आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये टोटल वाली अप्रोच है। टोटल वाली अप्रोच मतलब आप टोटल करके देखेंगे, अकेला अकेला नहीं देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही फॉल्स लग रहा है यहां पर। एफिशिएंट कस्टमर सर्विस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये वाला तो सही है। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 बचता है जो फॉल्स होगा, और ये आंसर यहां पे हमारा बनेगा। This technique of performance appraisal was first developed in USA and UK in 1943 and is focused on the observation of behaviors across a series of select exercises or work samples. Which technique is being referred to here? तो प्यारे दोस्तों, परफॉर्मेंस अप्रेजल की कुछ टेक्निक्स हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये टेक्निक आपकी यूएसए और यूके के अंदर डेवलप की गई थी, और इस टेक्निक के अंदर आप जो है कुछ सेलेक्ट एक्सरसाइजेस या फिर वर्क सैंपल्स के ऊपर आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। तो दिस टेक्निक इज बेसिकली रेफर टू एज असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर बेसिकली एक लोकेशन हम बना देते हैं जहां पे मैनेजर्स को आप भेजते हैं, और यहाँ पे मैनेजर्स को आप कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट कराते हैं और उनके अंदर उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, और उन बिहेवियर के बेसिस पे आप उनका जो परफॉर्मेंस है वो अप्रेज करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का होगा। What is the first factor influencing a buyer's decision? एज, फैमिली, एजुकेशन या फिर ऑक्यूपेशन? देखो, सबसे पहला फैक्टर जो कि एक बायर के डिसीजन को इफेक्ट करेगा, आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, दिस वुड डिपेंड ऑन योर एज। आप बड़े हैं, छोटे हैं, आप एक छोटा बच्चे हैं, आप बड़े हो गए हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, तो योर एज इज गोइंग टू अफेक्ट व्हाट यू आर गोइंग टू बाय। तो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट फैक्टर जो आपके बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करेगा, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? Borrowers are the issuers of debt instruments in the form of promissory note, bonds and commercial paper। देखो, जो इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है, बॉन्ड इशू कर रहा है, वो तो borrower ही है, उसे पैसा मिलने वाला है, पैसा बोरो करने वाला है। इंटरनेशनल फाइनेंस focuses on areas such as foreign direct investment and currency exchange rate। तो ये चीजें क्या इंटरनेशनल फाइनेंस के दायरे में आएंगी? बिल्कुल आएंगी। The needs of the borrowers differ। borrower की नीड्स अलग अलग हो सकती हैं in terms of amounts, length or period for which borrowings are needed,
एंड द करेंसी इन विच द बोरोइंग्स आर रेट। तो बोरोअर की जो नीड्स है ना वो बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग हो सकती हैं। किसी को ज्यादा लंबे समय का लोन चाहिए, किसी को डॉलर में चाहिए, किसी को रुपी में चाहिए। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। When the dollar rises in value relative to a foreign currency, the current assets and current liabilities of a US foreign subsidiary increase in dollar value. तो एग्जांपल लेते हैं जी। डॉलर जो है वो राइज कर रहा है। जैसे मान लीजिए पहले एक डॉलर जो था वो 70 रुपीज के बराबर था। अब एक डॉलर जो है उसकी कीमत बढ़ चुकी है, महंगा हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 80 रुपीज हो गई। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमारी यूएस फॉरेन सब्सिडरी की, हमारी जो है इंडिया के अंदर कंपनी है उसकी यूएस के अंदर जो है वो यहाँ पे सब्सिडरी खोली हुई है। और ये जो यूएस की सब्सिडरी है, अब इसके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, इसके बैलेंस शीट में एसेट्स भी आ रहे होंगे और लायबिलिटीज भी आ रहे होंगे। ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये किस कीमत में आ रहे होंगे? ये डॉलर में ही आ रहे होंगे जी, बिल्कुल डॉलर में ही आ रहे होंगे। कहा गया इंक्रीज इन डॉलर वैल्यू। भैया डॉलर वैल्यू में तो उतना ही रहेंगे, पहले $100 के थे तो अब भी $100 के ही रहेंगे। बट अगर आप रुपी वैल्यू में निकालना चाहते हो तो आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, तो ये इंक्रीज कर जाएंगे। तो इंक्रीज तो होगा बट रुपी वैल्यू में होगा, डॉलर वैल्यू में तो जितने पहले थे उतने ही रहने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और इसीलिए यही करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए सवाल है जी यहाँ पर, Hawthorne studies were aimed at finding out the factors that really influence the productivity and work performance of laborers. Under which of the following management approaches the study was conducted by Elton Mayo and his associates? अब हॉथॉर्न स्टडीज की जब बात करते हैं, एल्टन मायो की बात करते हैं, तो बेसिकली इन्होंने स्टडी किया था ह्यूमन रिलेशंस को वर्क प्लेस के अंदर, कि ह्यूमन रिलेशंस का क्या रोल रहता है हमारे वर्क प्लेस में। और ये चीज जो आती है ये ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में ही आती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास सवाल है, who first gave the concept of MBO to the world in 1954? ये जो MBO का कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों, MBO का मतलब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, आपके जो सुपीरियर हैं सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, फिर उन पे काम करते हैं। ये वाला जो कंसेप्ट है इसका जिक्र पहली बार पीटर एफ ड्रकर ने किया था जी, अपनी 1954 की किताब द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। और इसीलिए यहां पे जो मेरा आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो सवाल है जी, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? नर्सरी, फिश कल्चर, पोल्ट्री फार्म एटसेट्रा। तो जो आपकी नर्सरी, फिश कल्चर और पोल्ट्री फार्म्स वगैरह हैं जी, ये कौन सी इंडस्ट्री में आप डालोगे? एक्सट्रैक्टिव में डालोगे, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन या फिर जेनेटिक? देखो एक्सट्रैक्टिव में तो आप कुछ जमीन से एक्सट्रैक्ट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग में आप कुछ नया मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में आप कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे होगे, जेनेटिक के अंदर ही आप जो है ये सब चीजों को डाल सकते हो। जो फिश कल्चर है, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह, ये सब आप जेनेटिकली कर रहे हो, जेनेटिक काम है, जेनेटिक ब्रीडिंग वगैरह ये सब चीजें कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। सो प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन DSSP के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।